नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने अपने 57 मिनट के अभिभाषण में देश का पूरा वित्तीय लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। अब इस बजट में लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया गया है और अंतरिम बजट में इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई राहत नहीं है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कुछ ऐलान जरूर हुए हैं। करीब 1 घंटे तक चले वित्त मंत्री के भाषण में मोदी की गारंटी की झलक देखने को जरूर मिली, लेकिन आयकर में राहत के सपने देख रहे लोगों की उम्मीदों को झटका लगा। हालांकि अंतरिम बजट 4 सेक्टर जिसमें गरीब, महिलाएं, युवा और किसान, इन पर ही फोकस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतरिम बजट को देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ जिसमें युवा, गरीब, महिला और किसान, इनको सशक्त करेगा। लेकिन विपक्ष ने हर बार की तरह इस बार भी इस बजट को रास नहीं आया। अब सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष को बजट में कहां और क्या कमी नजर आई। बजट में सरकार ने लोक लुभावन वायदों से दूरी क्यों बनाई और क्या बजट का आम आदमी या फिर आगामी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जुलाई में आएगा एंट्री बजट में, कोई ऐसी बात नहीं। क्या क्या बेनिफिशियल चीजें थी अगर आपको लगा हो या जो बताना चाहिए आप? मुझे कुछ बताना नहीं है, ये तो वही पुराना बजट चल रहा है, जो काम है वो करनी है, ठीक है, चल रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को फायदा हो। हमारी तो यही है कि वतन आगे बढ़े, तरक्की करे, इन्फ्लेशन डाउन आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, हमारी यही तो ख्वाहिश है, टूरिज्म बढ़े। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा, और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा, और वही इस बजट में हमने देखा। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है, और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ, ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पर डालने का काम इस बजट में किया है। इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं, और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़
लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। तो आज के इस बजट पर जो प्रतिक्रियाएं थी वो आपने सुन ली हैं, लेकिन ओवरऑल इस बजट को किस तरीके से देखा जाए। और एक चीज और, आज की चर्चा में आगे बढ़ने से पहले, ये अंतरिम बजट है, इसलिए ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये अंतरिम बजट दरअसल वो बजट होता है क्योंकि इसके बाद अब सरकार यानी कि मौजूदा जो पार्टी है वो और दूसरी पार्टियां सब चुनावों में जाने वाली, यानी कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा तब तक देश की व्यवस्था कैसे चले उसके लिए यह प्रावधान होता है। अब जो नई सरकार आएगी वो पूर्ण बजट पेश करेगी, इसलिए उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो और तस्वीर को साफ करती हैं। लेकिन फिर भी ये जो बजट पेश हुआ है, मायने इसके क्या है, इसको समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवाते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, स्वागत आपका चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुखबीर जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी हम लोग प्रधानमंत्री को भी सुन रहे थे, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई हैं, डिटेल बहुत सारी उन्होंने बताई। लेकिन ओवरऑल या एक आम आदमी के लिहाज से समझा जाए तो बजट से क्या मिला है, इस बजट को कैसे देखा जाए? वंदना जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। वंदना जी, आप सुन पा रही मुझे? चलिए, वंदना जी तो शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं कोशिश करता हूं उनसे कनेक्ट करने की, लेकिन मैं सुरेश जी का रुख करता हूं। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आयुष कॉल नहीं किया गया है। वंदना जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? सुरेश जी, आप एक बार अनम्यूट कर लें और आप अपनी प्रतिक्रिया रखें। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? आप म्यूट हैं शायद अभी, सुरेश जी। नहीं, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। जी जी सुरेश जी, हाँ। बजट कैसे देख रहे हैं आप? जी, मैं आयुष जी बताना चाहता हूं कि ये चुनावी जैसे बजट कह सकते हैं आप इसको, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने बताया और हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी बताया। उम्मीद थी कि शायद अंतिम बजट है, कुछ जनहित में घोषणाएं करेगी सरकार, लेकिन वही डाक के 3 पात ना किसानों की आय जिसका वायदा किया गया था 2022 में दुगनी करने का, उसके विषय में कुछ नजर आया, और ना शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ नया नजर आया, और टैक्स के बारे में आपने खुद ही बताया अभी पीछे, शायद मैं सुन नहीं पा रहा था, मैं बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी शायद बोल रहे थे कि कोई राहत नहीं दी गई जनता को, जैसे उम्मीद थी। अर्थशास्त्री लोग, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि चुनाव सिर पर देखकर ही शायद कुछ पब्लिक के लिए सोचेंगे, लेकिन जैसी उम्मीद थी बड़े उद्योगपतियों के लिए तो इसमें सब कुछ है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं है। मैं तो आपको बड़े खुले उससे बताना चाहता हूँ कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने 14 में लागू करनी थी, फिर 19 की बात आ गई थी, और फिर 2022 में इन्होंने किसानों की आय डबल करने की बात कही थी। अब ये 10 साल की सरकार का कार्यकाल भी पूरा हो गया और अंतिम बजट भी नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पेश कर दिया, लेकिन इसमें किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां देना तो दूर की बात, जो पहले से चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। एडमिशन दाखिला चाहे मेडिकल का हो चाहे आयुर्वेद में हो, वो कम से कम 10-10, 15-15 गुना बढ़ा दिया गया है। जो सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य और किसानों के ऊपर भी, जो अन्न पैदा करके पेट भरता है किसान और जवान जो सीमा पे लड़ता है, किसी भी देश की देखिए मजबूती जो है वो सेना से आंकी जाती है, उसकी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं। चाइना आज हमारे अंदर घुस चुका है। कोई राष्ट्रपति जी का कल अभिभाषण हुआ था तो उनके अभिभाषण से ही पता लग गया था, क्योंकि राष्ट्रपति महामहिम के अभिभाषण को सरकार जो है, जो सत्तासीन सरकार है, वही तैयार करती है। अगर सरकार की मंशा सही होती, मैंने कल किसी चैनल पे बोला था कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से ही पता लग गया कि कल आने वाले बजट में कोई विशेष राहत ये सरकार हमको नहीं देगी। और मैं आयुष जी टेक्निकली बजट की बात पे अगर आता हूं तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी से आप पूछना, जो बहन जी हमारी वंदना जी जुड़ी हुई हैं, अगर उनकी जब आवाज आपको आएगी तो 2.5 लाख का जो स्लैब था वो हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में छोड़ के गए थे इनकम टैक्स का। 3 लाख की इनकम पे टैक्स लगता है आज भी, और ये डंडोरा पीटते हैं, ये जुमला छोड़ते हैं कि 7 लाख तक की राहत है। तो जब आप एक ही बात पूछना कि क्या 3 लाख की इनकम पर टैक्स है या नहीं है, तो ये जुमला साबित हो जाएगा अपने आप।
क्योंकि 3 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो 7 लाख तक की इनकम पे राहत कैसे होगी फिर जनता को। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति आय की और पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, आंकड़े ले आते हैं कहीं अपनी एजेंसियों से, लगभग 180-190 देशों में आज 141 पे हिंदुस्तान की गिनती होती है। 70-75 पे 2014 में छोटा था, 70 दूनी 140, यानी डबल गिरावट आ गई। देश का जो इंटरनेशनल लेवल पे था स्थान था वो नीचे घट के आ गया, और ये कह रहे हैं कि हमने विकास करा दिया। तो ये सारा ठीक है, चलिए वंदना जी कनेक्ट हो गई, मैं उनसे ही आपकी बातों का जवाब ले लेता हूं। वंदना जी, एक तो बजट को आप लोग बता रहे हैं इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, लेकिन विपक्ष का ये कहना है एक तो चुनाव था, थोड़ी उम्मीद थी कि कुछ आप लोग कर देंगे, लेकिन वो भी दिखा नहीं। कैसे देखें इस बजट को? जवाब दीजिए सुरेश जी की बात का। आयुष का मैं ऑडिबल हूँ? जी 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 बिल्कुल। देखिए आयुष, सबसे पहले जहाँ तक हम सबको मालूम है ये एक अंतरिम बजट था, और निर्मला सीतारमण जी ने बहुत क्लियर कहा कि हमने परंपरा को ख्याल रखा, किसी भी तरह की जो लोक भावन यहाँ पर जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। मैं एक और कहना चाहूंगी कि ये दूरदर्शी बजट है, विकसित भारत को सामने रखकर एक बजट रखा गया है जिसमें हमने ज्ञान की बात की है। ज्ञान मतलब हमने यहाँ पे गरीब की बात करी है, हमने किसान अन्नदाता की बात करी है, हमने यहाँ पर नारी की बात करी है। यहाँ पर हमने जो 4 मेन वर्ग है युवा साथ में, उनकी हमने बात की है। इसके साथ ही मैं भी ये कहना चाहूंगी आयुष, ये जो बजट आया है ये कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। ये दिखाता है कि हमने शॉर्ट टर्म चीजों की तरफ नहीं ध्यान दिया, हमने लॉन्ग टर्म चीजों की तरफ भी ध्यान दिया, हमने पर्यावरण की तरफ भी ध्यान दिया। आने वाले समय में किस प्रकार से सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, ई व्हीकल की तरफ जो है वो हमने ध्यान दिया। इसके साथ ये जो चारों वर्ग, जो यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, चारों वर्ग की तरफ हमने पूरी तरह से ध्यान दिया। अगर मैं महिला होने के नाते भी कहना चाहूंगी, और महिलाओं के लिए जिस प्रकार से एक महिला वित्त मंत्री ने जब बजट को प्रेजेंट किया तो मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए उन्होंने ध्यान रखा। जो आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के लिए आयुष्मान सेवा कवर किया है, मुझे लगता है जो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सरकार उनका ध्यान रखेगी। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण एक बड़ा स्टेप है। 2 करोड़ लखपति दीदी का जो उद्देश्य था उसको बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। 83 लाख SHG के जो अंतर्गत 9 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। इसके साथ ही अगर मैं युवाओं की बात करूं कि किस प्रकार से स्टार्टअप शुरू किए गए, मैं आपके सामने बताना चाहूंगी। अभी मैं सुरेश रोड जी की पूरी बात तो नहीं सुन पाई, लेकिन जो इस तरह से वो बता रहे थे वो अपने समय में और मेरे समय में भी बता रहे थे, तो कंपैरिजन कर रहे थे। तो आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो आपसे कितने ज्यादा आगे बढ़ गया वो भी आपको जानना चाहिए। 2004 में 2.57 लाख करोड़ था और 14 से 24 तक 33.3 लाख करोड़ हो चुका है। इसके अलावा GDP रैंक हमारी बढ़ी है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। और आयुष में ये भी कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी बीमारी होने के बाद जहाँ पर वैश्वीकरण में विश्व में जो देश है कहीं ना कहीं पीछे गए, उनकी पर कैपिटा इनकम पीछे गई, उनकी जो वेल्थ है वो इतनी इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन हमने स्टेप्स आगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ठीक है, देखिए वंदना जी, ये तो आपने कहा और आपने खुद कहा कि आपने लॉन्ग टर्म वे को अपने ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया। लोग तो राहत की उम्मीद ये चाहते हैं ना कि आप आज बजट पेश करें और उनको उसका जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाए। लोग महंगाई से चाहते हैं कि कुछ राहत मिल जाती, इनकम टैक्स में लोग चाहते हैं कि उनको कुछ रिबेट मिल जाती। वो सारी चीजें अगर नहीं दिखेंगी तो लोग तो फिर ये कहेंगे, और विपक्ष को भी ये मौका मिलेगा कि आपने आम लोगों के लिए क्या किया। लॉन्ग वे में वो चीजें होंगी, ठीक बात है, लेकिन अभी क्या राहत दी आपने? 3 लाख वाली मैं जवाब देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जा रही है टैक्स स्लैब की, तो क्योंकि अंतरिम बजट है, जुलाई में फुल फ्लेज बजट आएगा तो वो चीजें भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन महंगाई पर एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये समझना चाहिए कि 2014 से पहले महंगाई दर 10.66% रहा करती थी, उसको हम 5.7% तक लेकर आए हैं। और उस समय जब ये लोग पेट्रोल को उधार में खरीदते थे, यहाँ पर नगद में बेचा करते थे, 10 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इश्यू कर गए थे, उसके बावजूद भी हमने महंगाई दर को कम किया है। और कोरोना होने के बावजूद जो स्थिति है वो बेहतर है। हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और हम नंबर 3 की यहाँ पर बात करने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको तो तकलीफ होगी, इस तरह की बात जरूर करेंगे, तो उसमें मुझे हैरानी नहीं है। मैं अभी जब आप अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे तब मैंने जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको देखा, वो बाहर निकलते ही जी बजट में तो कुछ भी नहीं है।
मैं ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से ये विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए बजट बनाया गया, इसमें सिर्फ छोटे प्रोजेक्ट नहीं है कि आने वाले समय में 2-4 दिन में 1 साल के अंदर हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा, लंबे समय तक जो बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में है। ठीक है पंजेटा जी, चलिए मैं आता हूँ एक सेकंड। पंजेटा जी देने वाले अलग होंगे, लेकिन इस प्रकार से जो सोलर एनर्जी हमारे को फ्री में मिलती है उसका इस्तेमाल करके देशवासियों को फायदा नहीं ठीक है। पहुंचाना। अब आपने कहा ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, और बाकी जुलाई में जो आएगा बजट उसमें देखेंगे और जो सरकार होगी उस बजट को पेश करेगी। पंजेटा जी, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में इस बजट को पेश किया गया, इसलिए इसमें वो लोक लुभावन चीजें नहीं दिख रही, कैसे देखते हैं इस बजट को? वैसे ही देखते हैं जैसे 2022 का एक लॉन्ग टर्म किसान की आय दुगनी का जुमला दिया था। मैं तो ये कहता हूँ आय दुगनी नहीं कर सकते तो कम से कम लागत ही कम कर दो बेचारे किसान की। जीएसटी लगा, उसकी कमर तोड़ दी आपने। उसके ऊपर मुझे लगा कर्ज की बात करेंगे, मुझे लगा किसानों के ऊपर कोई अभी दिन में मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे किसान सम्मान निधि में वृद्धि होगी। किसान सम्मान निधि में तो हमने देखा कोई वृद्धि नहीं हुई। हमें लगा कि गैस का सिलेंडर कहीं राहत देंगे मिडिल क्लास को, और तेल के दाम भी हो सकता है जो 33 लाख करोड़ पिछले 2 साल में कमाया है जो मुनाफा इन तेल कंपनी में, मुझे लगा कि इतना, और कच्चे तेल की जो 30-35% जो दाम घट गए इतने समय से, मुझे लगा हो सकता है उसकी राहत जो है वो आम जनता को देने का काम करेंगे। वो इन्होंने देने का काम नहीं किया। ऊपर से आज कमर्शियल सिलेंडर महंगा जरूर करने का काम कर दिया, 14-17 रुपए के आसपास वो जरूर महंगा करने का काम कर दिया। तो मुझे लगा कोई जो लोन है उसके इंटरेस्ट रेट में कोई मिडिल क्लास को फायदा देंगे, वो भी फायदा देने का काम नहीं किया। हाँ, फायदा देने का काम जरूर किया। ये कहते हैं कि सोने पे भी मैं आपको आंकड़ों के साथ बताऊंगा। इन्होंने कॉर्पोरेट जगत का जो इनके उद्योगपति दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट वाले हैं उनके ऊपर जो एक विशेष इनका एक अलग से खिंचाव रहता है, तो उनको जरूर उनकी जो है वो 3% का छूट देने का काम किया है। पहले 25% था, 22% करने का काम जो है वो इन्होंने करने का काम किया। क्योंकि देखिए अब ये जो 205 लाख करोड़ का कर्ज है ना जो देश के ऊपर, वो उद्योगपति से थोड़ी बेचारों से लेना है। पहले ही बेचारों के ऊपर नोट रखने की जगह नहीं है, इतने कहाँ रखेंगे। तो ये जो 205 लाख करोड़ है ये आपको इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो है आपने उन्हीं की जेब खाली करके, मिडिल क्लास की जेब खाली करके उन्हीं से ही वसूल करना है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ आयुष जी। मैं आपको फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का एक आंकड़ा देने प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद मैं आपको एक लेटेस्ट आंकड़ा दूंगा जो 22-23 का आंकड़ा है। मैं आपको कॉर्पोरेट जगत का भी दूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का जो मैं आपको इंडिविजुअल्स का भी दूंगा। 2018-19 में 4,73,180 करोड़ के आसपास की जो थी वो एक इंडिविजुअल्स की टैक्स कलेक्शन थी, जो 2022-23 में बढ़कर 8,33,307 करोड़ हो गई। मतलब लगभग 4 क्या दुगने हो गए। जो कॉर्पोरेट जगत है उसका 2018-19 में 6,63,582, और कॉर्पोरेट जगत है इतना पैसे कमाते हैं तो अगर 6 के तो 63 हैं तो कम से कम 14 लाख तो करोड़ तो होना चाहिए था। लेकिन मात्र 2 लाख के आसपास करोड़ बढ़ता है। वो बढ़ के कीमत वो टैक्स की जो वसूली है वो 8,25,834 करोड़ आती है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। और अब ये प्रूव भी कर दिया, किसी को कोई रिबेट नहीं दी, मगर कॉर्पोरेट जगत को जरूर इन्होंने इतना ख्याल रखा, उनको जरूर इन्होंने रिबेट देने का काम किया। अब आप बताइए, पर कैपिटा की बात कर रहे थे, पर कैपिटा में हमारा स्थान पूरे अगर बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं, और 195 देशों में 143 रैंकिंग आती है हमारी। अब एक लेटेस्ट आया है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का, उसमें करप्ट देशों में पिछली बार हमारा स्थान 85वें स्थान पे था, अब हम 93 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। हम और भ्रष्ट हो गए। एक अगर आप अभी भी नेट पे बैठे अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो फोर्ब्स ने एक बारी एक खबर छापी थी कि सबसे भ्रष्ट देशों में, ये 18 से चलता आ रहा है, 17-18 से, कि सबसे भ्रष्ट देशों में एक बारी हमारे देश को, हमारा एक कीर्तिमान साबित होने का काम किया था, वो हमारा देश आया था। ये तो पूरे वर्ल्ड का एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो पूरे वर्ल्ड के आंकड़े जारी करता है। जब मैंने बात करी तो पता नहीं किसी ने बीच में से बोल दिया ये भी विवादित है, वो भी CMI का हो सकता है कि किसी का वो भी फॉरेन का भी जो दे रहे हैं वो भी हो सकता है किसी और विपक्षी वालों का हो। तो देखिए, हम किसानों के लिए राहत की उम्मीद कर रहे थे, आय दुगनी की उम्मीद कर रहे थे, मध्यम वर्ग को कोई राहत की उम्मीद कर रहे थे, बातें बड़ी बड़ी हो रही थी।
तो देखिए ये 205 लाख करोड़ का कर्ज भी तो चुकाना है ना, सरकार के ऊपर भी बोझ है, बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट वालों के ऊपर भी बहुत बोझ ठीक है, है, तो इनका तो ख्याल इंडस्ट्रीज रखना का तो ख्याल देखिए रखा गया, बनता आम है। आदमी को छोड़ दिया गया, आपका ये कहना है। ठीक है, सुखबीर तंवर जी, सुखबीर वो तो तंवर जी, आपका पिसती है, ये रिएक्शन आज के बेचारी बजट पिसती पर। रहेगी, वसूल जो चुकाना तो जनता नहीं है ये। नहीं ठीक है, हाँ तंवर साहब। देखिए आयुष, सुबह भी मैं एक डिबेट में था, रजत पंजेटा जी भी उस डिबेट में थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पता नहीं कितनी कितनी लंबी छोड़ी, वो चलो एक अलग बात है। मैंने सुबह भी यही कहा था, पुनः उसी बात को दोहराऊंगा। पहली बात तो ये बजट नहीं है, ये आगामी 3 महीने 4 महीने के लिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाते उस वक्त तक भारत सरकार के खर्चे चलाने के लिए अनुदान मांगे पूर्ण करने का एक तरीका है, जो अतीत में भी होता रहा। तो इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा करना ही गलत है, मेरा ये मानना है। इसके अलावा मैं कहना ये चाहूंगा आयुष, जब ये पूर्ण 10 साल में 10 बजट पेश कर चुके हैं, और जब पूर्ण बजट में भी जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 में सिफारिशों को लागू करेंगे, जब ये 10 पूर्ण बजट में नहीं कर पाए, तो इन अनुदान मांगों में तो इस तरह की कोई सोच रखना ही बेमानी है। इसके अलावा माननीय मोदी जी ने कहा था 2016 में कि 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, नील बटे सन्नाटा, कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा कहा था कि 2022 तक हर भारत के परिवार को हम छत दे देंगे, घर दे देंगे, कोई मतलब ही नहीं किस बात का घर। इसके अलावा जिस प्रकार से ऑन रिकॉर्ड लोकसभा के पटल पे आप 80 करोड़ जनसंख्या को 5 किलो अनाज में आप समेट के इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते हैं, तो बेमानी हो जाती है, उसका ज्यादा मतलब नहीं बचता। इसके अलावा मैं आयु से बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करूं, जब 1962, 1965 और 1971 की जब लड़ाइयां हुई, उस वक्त भी भारतीय रिजर्व बैंक का जो रिजर्व फंड था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर मोदी जी को शांति काल में ऐसी कौन सी आफत आ गई कि जो वो रिजर्व बजट भी इनको प्रयोग करना पड़ा। निश्चित तौर पे मोदी सरकार कर्ज लेके घी पीने का काम कर रही है। आप इनके 10 साल के बजट और लिए गए जो इनके ऋण हैं, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, रोड साहब, वंदना जी तो कह रहे हैं कि हमने तो सब वर्गों का ख्याल रखा है, फिर भी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि विपक्ष की प्रतिक्रिया ही ऐसी होती है। सुरेश जी, देखिए, वंदना जी ने कोई भी महिलाओं के बारे में कहती नजर आई, महिलाओं का ख्याल रखा निर्मला सीतारमण जी, महिला वित्त मंत्री ने, लेकिन महिलाओं के बारे में वंदना जी जो प्रवक्ता थी यहाँ पर एक भी बात ऐसी नहीं बता पाई कि महिलाओं के लिए वित्त मंत्री जी के बजट में क्या सुविधा दी गई है, क्या उनके लिए खुशखबरी है, बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने एक भी। मैंने आपको ये कहा कि 2.5 लाख से ऊपर के बताइए आप, अगर इन्होंने टैक्स में छूट दी हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पकोड़े तलने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए बोली थी, बताइए उन युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात जो इन्होंने 2014 में बोली थी, 19 में नहीं ये पूरी कर पाए, और 10 साल का राज दे दिया। अभी भी कह रहे लंबी योजनाएं हैं। अरे लंबी क्या, 100 साल के बाद पूरी करोगे इनको? आदमी की जब जिंदगी खत्म हो लेगी, एक पीढ़ी आपने बर्बाद कर दी। आज 1947 वाली दुर्दशा के अंदर देश खड़ा हुआ है। एक युवा पीढ़ी, जो बच्चे बेरोजगार थे, उन्होंने आपसे जब उम्मीद नहीं रही तो वो अपनी जमीन बेच कर बाहर चले गए विदेशों में दिहाड़ी करने के लिए। यह हालात हरियाणा में है और सारे दूसरे स्टेटों में भी है। लोग भूखे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, दूरदर्शी योजनाएं हैं। आप सिर्फ एक जुमला छोड़ रहे हो। आपने किसान के बात करी, अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने 10 किलो जो है खाद में, खाद की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी, रेट वही है। तो बताइए इससे ज्यादा ये किस तरीके का काम कर सकते हैं? वंदना जी जवाब दीजिए। हिंदुस्तान नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। वंदना जी को आपने इतना बलवा दिया। मैंने जब वंदना जी बोल रही थी मेरे से जवाब लेते आप तब। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जवाब जो मैंने पूछे था क्वेश्चन आपने एक भी रिपीट नहीं किया वंदना जी। आप उनकी राम कहानी सुनते रहे। आप इन्होंने तो जो कैंटीन राम मंदिर में खुली है, अरे उस पर चाय कुछ दे देते, छूट कर देते। नेशनल हाईवे पे हर 20 किलोमीटर के ऊपर टोल टैक्स है। NHAI की 60 किलोमीटर की कंडीशन होती थी हमारे टाइम में। आधे से ज्यादा टोल टैक्स इस देश में, ये बता रहे हैं, NHAI के है ही नहीं। इन्होंने ऐसे लोग बिठा रखे हैं आधी जगह। और उस टैक्स ठीक है वंदना जी, ये 2.5 लाख और 7 लाख का क्या मसला भाई, समझाइए रोड साहब को। उनका कहना है राहत के तौर पर तो कुछ है नहीं। क्या भाई 2.5 लाख से ऊपर जो 3 लाख कमा रहा है वो तो टैक्स देता है कि नहीं देता? टोल टैक्स में छूट नहीं है, ठीक है कहीं भी टोल टैक्स में रोड साहब, एक सेकंड टैक्स आपने लगा दिए। और वंदना जी, और कहना चाहता हूं, वंदना जी, युवाओं के लिए कोई सुविधा आपने प्रदान की तो बताइए। सुरेश जी हो जाए एक बार तो। राम कहानी तो जी अभी पूरी दुनिया सुन रही है और राम कहानी तो सुननी ही पड़ेगी।
जहां तक आप कह रहे हैं कि एक पीढ़ी खराब कर दी, बिल्कुल एक पीढ़ी खराब हो गई है गांधी परिवार की, जिस प्रकार से वो राज किया करते थे। और हिंदुस्तान के पकौड़े मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोली, ये कोई तरीका नहीं, आपको डिबेट नहीं करनी ठीक है रोड साहब, एक सेकंड, जवाब लेते हैं। आप कुछ भी बोले, आप कुछ भी बोले हैं, ठीक है, लेकिन वंदना जी, सामने जवाब वाला आपको जवाब भी ना दे। सुरेश रोड जी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, जवाब तो सुनना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो पीढ़ी खराब हुई है वो गांधी परिवार की खराब हुई है। सुन लीजिए सुरेश रोड जी, डिबेट खराब करने आए हैं तो बात अलग है, फिर मैं भी आगे ये कोई तरीका नहीं, आयुष इनको रोकिए। ठीक है रोड साहब भाई जवाब ले लेते हैं, रोड साहब जवाब लेते हैं, एक सेकंड। हाँ नहीं, जो मैंने पूछा उस पर जवाब लिए ना अभी, ठीक है। के लिए और महिलाओं ठीक है भाई, जवाब तो देने दीजिए ना उनको, जवाब तो देने दीजिए। महिलाओं पर भी, किसानों पर भी, सब पर जवाब देने दीजिए। वंदना जी, इंतजार करोगे कि नहीं करोगे? एक ही लाइन में हर एक बात का जवाब आ जाएगा। वैसे तो एक ही लाइन में आ गया सारी बात का जवाब, तभी आप तिल मिला रहे हैं। वो जवाब जो है एक लाइन में मिल गया, इसलिए आप तिल मिला रहे हैं। दूसरी बात आपने यहाँ पर कही महिलाओं को लेकर, आपने कहा कि महिलाओं को लेकर एक भी बात नहीं गिनवा पाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने सबसे पहले महिलाओं को लेकर ही गिनवाया। मैंने आपको बताया वो महिलाएं जो बच्चों की देखभाल करती हैं, वो महिलाएं जो हमारी हेल्थ का देखभाल करती हैं, उनकी हेल्थ की देखभाल सरकार करेगी। उनको आयुष्मान सेवा में हमने कवर किया। सर्वाइकल कैंसर का जो टीकाकरण है वो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए है। 2 करोड़ लखपति दीदी का जो लक्ष्य है उसको 3 करोड़ किया गया है। एक करोड़ बन चुकी हैं और उसका लक्ष्य 3 करोड़ कर दिया है। और 83 लाख SHG के और सुरेश चलिए अब समय भी मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का आप लोग को हिस्सा बनने के लिए। हालांकि आज बजट पेश हो गया है, विपक्ष का हमेशा की तरह एतराज है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस बजट को पूर्ण समावेशी तौर पर देखा जाना चाहिए और ये लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाने वाला है। अब ये जनता को तय करना है कि इस बजट से जनता को आखिर मिला क्या है। आज जनता जाने में मेरे साथ फिलहाल इतना है।